पहले टाइप है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, अगर मॉइस्ट एयर पहले पहले आकर कोई पहाड़ों में टक्कर खाएगा, उसके बाद सीधा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर कंडेंसेशन होगा और डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन का जो भी फॉर्म है, रेन होगा, स्नो होगा, कुछ भी फॉर्म में फॉर्म क्रिएट करेगा, उसके बाद वो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। जनरली रेन ड्रॉप पे रेन एज ए रेनफॉल होता है, ठीक है। तो पहाड़ों में टक्कर खाकर जो रेनफॉल होता है उसे कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो आपका दूसरी टाइप का प्रेसिपिटेशन है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कोई बोल सकता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन? किसी को आइडिया है कॉन्वेक्शन के बारे में? हीट ट्रांसफर के कौन सी प्रोसेस है? हीट ट्रांसफर के बारे में किसी को पता क्या है? सर? हीट ट्रांसफर कौन सी प्रोसेस में होता है, कुछ पता है? सर जब क्या कहते हैं टेम्परेचर हाई हो जाता है उसका मैं प्रोसेस का नाम रिक्वायरमेंट का, तब होता है हीट ट्रांसफर ऊपर की तरफ होता है। कॉन्वेक्शन का नाम सुना है कभी? जो कॉन्वेक्शन, गर्म हवाएं होती है रेडिएशन। ऊपर चली जाती है और फिर हाँ, होता है। तो जब प्रोसेस लाइट का हो जाता नाम। है ना, ठीक है, हीट की वजह से जो मान लो कोई किसी किसी सनलाइट, एक्चुअली हीट तो आता है सनलाइट से, ठीक है, सोलर रेडिएशन से। तो सोलर रेडिएशन किसी भी एरिया का एयर को अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ा देगा तो उसका क्या टेम्परेचर हाई होगा और एयर एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड होगा थोड़ा हल्का सा हो जाएगा, हल्का सा होगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा, लाइट होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या, जब एयर ऊपर जाएगा तो उसको कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। ये जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, इसे कहते हैं कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। थोड़ा ये इसमें कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में जनरली वो हेवी रेन नहीं होता, थोड़ा लाइट रेन होता है कभी कभी, ठीक है, लाइट रेन होता है इसमें, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में बहुत सारे होता है, कभी विंड काम करता है, विंड के थ्रू वो पहाड़ में टक्कर करता है और ऊपर जो भी मॉइस्ट एयर है ऊपर चला जाएगा और कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में लोकलाइज जो रेन है, कभी कभी ऐसे तुम देखोगे, तुम दिल्ली में देखो किसी एरिया में रेनफॉल होता है, किसी एरिया में रेनफॉल नहीं होता, वो जनरली कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में कारण होता है। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के कारण में क्या होता है, कुछ छोटा ऐसा एरिया का अगर टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो उसका जो एयर है, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एयर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एयर लाइट हो जाएगा, लाइट एयर की तरह ऊपर चला जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसी टाइप का जो भी प्रेसिपिटेशन है उसे कहते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आफ्टर दैट साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। साइक्लोन के बारे में किसी का कुछ आइडिया है? बताओ देखिए, व्हाट इज द साइक्लोन? किसी का आइडिया नहीं है व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन उसी की वजह से क्रिएट होता है ना, जो हवा की वजह से होता है। हवा जब तेज चलने लगती है, हाँ हाँ हाँ, तेज चलने लगती है, हवा चलती है, घुमा घुमा के चलता है। वो कहता है हवा जो गर्म होती है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, हवा आपस में काफी तेजी से चलने लगती है, साइड से तेज वो आने लगती है चारों तरफ से। सुनो, गरम की वजह से नहीं है। मान हाँ, लो उसकी वजह से लो प्रेशर बन जाता है, नीचे लो प्रेशर वो बन जाता हाई है, प्रेशर होता है, नहीं लो नीचे प्रेशर हाई होता है। प्रेशर होता है पर लो प्रेशर होता है। हाँ, राइट। तो क्या होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में, किसी भी एक रीजियन में अगर किसी भी कारणवश कोई लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, तो अब क्या आसपास का जो हाई प्रेशर रीजियन है वहां से विंड हाई वेलोसिटी में फ्लो होता है टुवर्ड द लो प्रेशर रीजियन, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आसपास का एरिया से अगर हाई वेलोसिटी में अगर विंड फ्लो होगा, तो अब लो प्रेशर रीजन में जो भी एयर रहेगा वो एयर क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। इससे जैसे इस फिगर में देखो, ये लो प्रेशर रीजन और इधर हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन से विंड अगर लो प्रेशर रीजन में फ्लो होगा तो लो प्रेशर रीजन में जो भी एयर है वो एयर को क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आसपास का एरिया उससे थोड़ा पुश करेगा ना, आसपास का जो भी एयर है वो पुश करेगा, और लो प्रेशर रीजन का जो भी एयर है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाकर वो क्या करेगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ये जो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन भी होता है और हवा तेज चलने लगती है, दोनों साथ साथ होता है। तो इसी टाइप का जो भी प्रेसिपिटेशन है, जो भी रेनफॉल, उसे कहते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ये समुद्र के एरिया, आसपास के एरिया में बहुत सारी होता है।
समुद्र के आसपास ये मैक्सिमम होता है। सर हाँ बोलो सर बोलो। सर हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सर लास्ट वाले में आपने जैसे बताया कि हवा मतलब गर्म हवा ऊपर चल जाती है, तो वो तो जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो उसके आसपास के क्षेत्र में खाली वो रह जाता है, हाँ 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 खाली वो रह जाता है, जगह रह जाता है, तो वहां से जब साइड से ठंडी हवा आती है तो वहां पे भी तो प्रेशर क्रिएट होता है, हाँ हाई प्रेशर एक क्रिएट होता है जिसकी वजह से मतलब कि हवा चलती है काफी तेजी से। हाँ यह भी हो सकता है। तो वहां पे भी सर ऐसा हो सकता है साइक्लोन? है उसमें, लेकिन एक्चुअली साइक्लोन क्या होता है उसका, अगर ज्यादा लो प्रेशर होगा ना, ज्यादा वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा तो उससे साइक्लोन कहते हैं। जना तुम जो बता रहे हो ना वो छोटा छोटा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली लोअर 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 हाई प्रेशर, लोअर ज्यादा लो नहीं होता, ठीक है, तो ज्यादा हाई वेलोसिटी नहीं होता, अमाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तुम जो आसपास जो ये कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में तो जनरली होता है, लेकिन उसे साइक्लोन नहीं कहते, ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट होता है, ठीक है, इसीलिए जनरली उसे कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन साइक्लोन तो अब कहूँगा जो उसका अमाउंट ज़्यादा बड़ा होगा, तेजी से, बहुत तेजी से विंड फ्लो होगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ रेनफॉल भी होगा, तो उसे हम साइक्लोन कहेंगे, ठीक है, उसका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। अभी भी यस समझ सर में? क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो ये होगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आप देखते हैं दूसरी रेनफॉल का मेजरमेंट देखेंगे, दूसरी स्लाइड में देखते हैं। तो 1 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर से दोबारा ज्वाइन हो जाना सब। तो ये है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। तो ये तो आपको जो हम लोग डिस्कस कर चुके हो उसके बारे में जनरली डिस्क्रिप्शन है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज डिफरेंट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द आवाज रेनफॉल। कटने लगी सर। करने लगी है। आज इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बताओ। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। कुछ ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो हम लोग ये टेक्निकल में जा रहे हैं, मेनली एक ही कंपोनेंट के ऊपर फोकस करेंगे जो है रेनफॉल, बाकी जो सारा फॉर्म है उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन रेनफॉल के ऊपर हम थोड़ा डिटेल्स में ध्यान देंगे। तो रेनफॉल का मेजरमेंट होना जरूरी है, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक इंजीनियर है, इंजीनियर के लिए हम कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है उस वाटर की वजह से हम इरिगेशन में पानी भेजेंगे, कैनल में कितना पानी है, रिवर में कितना पानी आएगा, डैम में कितना पानी आएगा, तो उसके लिए कैचमेंट एरिया में कितना पानी आ रहा है उसके लिए मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल जरूरी है, ठीक है। विदाउट मेजरमेंट हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम रेनफॉल को मेजर करेंगे, उसके उसके उसी के अकॉर्डिंग पे हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्ट करने से पहले वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है और कितने अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है, दोनों के बारे में हम पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बारे में, क्योंकि हम एक रिवर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर है हम तो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम अगर रेनफॉल कितना रेनफॉल हो रहा है उसके बारे में अगर हम आइडिया चल जाए, उसके बारे में आइडिया हो जाएगा, तो ये हम पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कैचमेंट एरिया से एक रिवर में आएगा, और उसी के हिसाब से हम डिफरेंट जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कौन सी प्रोजेक्ट वहाँ पर सही रहेगा, वो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल बहुत ही जरूरी है।
तो हम रेनफॉल मेजरमेंट कैसे करेंगे? रेनफॉल हम मेजर करेंगे डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। तुम लोग न्यूज में ऑलरेडी सुना होगा 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, 30 मिलीमीटर रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हम मिलीमीटर का मतलब डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। मान लो 1 घंटा बारिश होकर किसी सरफेस के ऊपर 2 सेंटीमीटर रेनफॉल जमा हो गया, तो उसी को कहेंगे हम 2 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर, ठीक है। तो रेनफॉल मेजरमेंट के लिए टाइमिंग भी जरूरत है और डेप्थ ऑफ वाटर भी जरूरत है। ये दोनों मिला के हम रेनफॉल को एक्सप्रेस करेंगे। कभी नहीं कहेंगे जो रेनफॉल 2 सेंटीमीटर, तो ये मीनिंगलेस है। लेकिन रेनफॉल 2 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 24 आवर, दैट इज मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए टाइमिंग भी जरूर, कितना टाइम में कितना रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम रेनफॉल को मेजर करेंगे एज ए डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज एक्यूमुलेटेड ऑन ए लेवल सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखो एनुअल रेनफॉल इन दिल्ली 120 सेंटीमीटर, मतलब एक साल में टोटल रेनफॉल 120 सेंटीमीटर होगा। ये अप्रोक्सीमेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर कितना डेप्थ ऑफ वाटर रेनफॉल हो रहा है और कितनी टाइम में हो रहा है, दोनों में मिलाकर हम टोटल रेनफॉल को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मंथली रेनफॉल, एक महीने में कितना रेनफॉल हो रहा है, डेली रेनफॉल 24 आवर में कितना रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम रेनफॉल को हम एज ए डेप्थ हम एक्सप्रेस करेंगे। तो मान लो इफ 1 सेंटीमीटर रेनफॉल occur over in area of 1 kilometer square, then it represent the total volume of water over the area is 10 to the power 4 मीटर क्यूब, ठीक है। ये कैसे आएगा 10 to the power 4, कोई बता सकता है? सर मीटर को किलोमीटर स्क्वायर को जब चेंज किया तो उससे आया है। हाँ, किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 to the power 4 हो जाएगा। लेकिन ये तो वॉल्यूम है ना, तो रेनफॉल का मान लो एरिया पता है और कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो रहा है वो पता है, तो इसी से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया इंटू वॉल्यूम को, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा सर। हाइट नहीं, रेनफॉल डेप्थ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ डेप्थ डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल इनटू एरिया, ठीक है। तो तुम बाय वॉल्यूम, इसीलिए हम लोग वॉल्यूम, अगर रेनफॉल को हम एज ए डेप्थ ऑफ वाटर एक्सप्रेस करेंगे, जैसे करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी रहेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड में रखने के लिए इजी रहेगा और हमारा इजी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम रेनफॉल को हम एज ए डेप्थ ऑफ वाटर हम एक्सप्रेस करेंगे और मेजरमेंट भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो रेनफॉल मेजरमेंट के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये रेनफॉल मेजर करेंगे उसे कहते हैं रेन गेज, ठीक है। और रेन गेज का और एक नाम है फ्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हेइटोमीटर, यूडोमीटर। ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो, कोई भी एक नाम आ सकता है, इसीलिए रेन गेज का अलग अलग क्या नाम हो सकता है ये याद रखना, ठीक है। तो कभी कभी पूछे तो व्हाट इज द फ्लूवियोमीटर, व्हाट इज ओम्ब्रोमीटर, तो तुम आंसर में देखोगे दिस इज नथिंग बट द रेन गेज, रेनफॉल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट रेन गेज, ठीक है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेनफॉल को मेजर करेंगे उसे कहते हैं रेन गेज। उसका अलग अलग नाम है, फ्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हेइटोमीटर और यूडोमीटर, ठीक है। तो रेनफॉल देखने में कैसा है? रेनफॉल देखने में, रेन गेज देखने में इसी टाइप में होता है, इसी टाइप का सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। बाहर के देखो इधर ये, ठीक है। कोई किसी ने देखा है रेन गेज? नो सर। इसी टाइप का सिलिंड्रिकल टाइप का देखोगे कोई सरफेस में इसी टाइप के स्टैंड में लगा हुआ है, ठीक है। वो मेजरमेंट के लिए वो फिक्स कर देता है एक जगह पे, ठीक है। ठीक है, तो इसी सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। और सिलेंडर के अंदर, ये बाहर का सरफेस वो हार्ड सरफेस, वो मेटल का सरफेस है, और सिलेंडर के अंदर इसी टाइप का एक ग्लास और फाइबर ग्लास, कोई भी हो, फाइबर और ग्लास का एक सिलेंडर रहता है जिसे मेजरिंग ट्यूब भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। और मेजरिंग ट्यूब और बोतल भी कहते हैं। मेजरिंग ट्यूब अलग से रहता है और एक ग्लास का एक बोतल रख देता है जिस बोतल में पूरा का पूरा वाटर कलेक्ट होता है, और ऊपर एक पानेल लगा देता है। इस पानेल का काम क्या है? पूरा का जो रेन हो रहा है उसको कलेक्ट करके इस बोतल में भेजना है। तो इसलिए इसे कहते हैं कलेक्टिंग पैनल, और इसे कहते हैं बोतल भी कहते हैं,
कभी कभी इससे मेजरिंग ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और बाहर का जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस है, ये पूरा कवर कर देता है, ठीक है। ये आगे बढ़ने का लिए कोई ये तो लग रहा है, आवाज कटने लगी सर। वॉइस ब्रेक होने लगी फिर से। वॉइस लेक हो रहा है, अब ठीक है। ठीक है, क्लियर मेरा आवाज? जी Yes, सर, sir, सही जी है। सर, ठीक है। प्लीज कोई एक्टिविटी मत करो, क्योंकि तुम अगर कोई किसी भी एक्टिविटी करोगी ना तो यहाँ पर लोड आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ मत करना, सिर्फ सुनना, ठीक है। तो ये है मेजरिंग रेंजेस। रेन गेज का क्या काम है, रेन गेज देखने में क्या क्या आता है, कैसे वो काम करता है। 3 कंपोनेंट रहते हैं, पानी कलेक्टिंग एरिया और फाइल, और एक इससे ये रहता है स्टोरेज बोतल कहते हैं, स्टोरेज बोतल में मिलाएंगे और बाहर सर फिर से ब्रेक हो रही है सर, हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है वॉइस सर। ब्रेक हो रही है सर। अभी क्लियर आ रहा है? यस सर। यस ओके ओके ठीक है, यस सर, अभी क्लियर है। ओके ओके थैंक यू। तो ये है हमारा ये रेन गेज, रेनफॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रेन गेज, ठीक है। अच्छा, तो ये तो है हम लोग किसी भी सरफेस पे किसी सर भी वहाँ रेन गेज में से डेप्थ इंचेस में नापा गया है, इंचेस में माप सकते हो। वैसे हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, यहाँ पे इंचेस में नापा गया है। नहीं यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत पुराना फिगर है, जो पुराना जमाना में इंची में काम होता था, तो अभी तो मेट्रिक यूनिट में काम होता है, अभी सब सेंटीमीटर और मिलीमीटर में काम करते हैं, ठीक है। अभी सर अगर जैसे कि अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना हुआ रेन का, तो मेजरिंग जो इसका ट्यूब का जो होल है उसका एरिया में वॉल्यूम कर देंगे ना। हाँ उससे एरिया मतलब इसका जो अभी वाटर का हाइट जो है उससे उससे मल्टीप्लाई कर जो ये डेप्थ जमा हुआ है, हाँ, तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो Okay, जस्ट एरिया ऑफ द बोतल इनटू हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेकिन हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते, हम जनरली मेजरिंग डेप्थ ही कैलकुलेट करते हैं, कितना डेप्थ ऑफ वाटर जमा हुआ है। मान लो 1 घंटा में 10 सेंटीमीटर वाटर जमा हुआ है, तो उसको रेनफॉल का इंटेंसिटी कहते हैं 10 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसी टाइप का है, अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इंची में दिया हुआ तो इंची को सेंटीमीटर में कन्वर्शन करो, कैसे करते हैं? एक इंची में कितना सेंटीमीटर होता है, किसी को पता है? 12 सेंटीमीटर, 1.24 सर 2.54 नहीं 1.24 2.54 2.54 याद रखना, 2.54, क्योंकि 1 इंची एक्चुअली आरसीसी का स्लैब कितना होता है, 5 इंची होता है। 5 इंची मतलब 125 सेंटीमीटर के आसपास होता है, मिलीमीटर आसपास, ठीक है। तो 1 इंची इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 मिलीमीटर, ठीक है। ये यूनिट ध्यान में रखना। अगर इंची में दिया हुआ हो, फीट में दिया हुआ हो, अगर सेंटीमीटर में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। तो ये है हमारा मेजरिंग, ये जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो हम किसी भी जगह में बैठा देंगे तो हम रेनफॉल मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये पर या किसी भी जगह में प्लेस करने से पहले उसको कुछ कंडीशन है। हर जगह में प्लेस करोगे तो एक्चुअल रेनफॉल मेजर नहीं होगा, क्योंकि आप मान लो किसी को ना रेनफॉल का कोई एक बिल्डिंग के पास बैठा दिया, तो बिल्डिंग के पास क्या है, पूरा का पूरा रेनफॉल आकर नहीं, उस पैनल में आकर कलेक्टिंग जो ये पैनल है उसमें आकर नहीं गिरेगा, ठीक है। इसलिए ये खुला जगह में बैठाना जरूरी है, ठीक है। किसी पेड़ के पास में या किसी बिल्डिंग के पास नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग के पास बैठोगे तो पूरा रेनफॉल आकर वो सिलेंडर के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बिल्डिंग का कुछ इफेक्ट रह जाएगा, बिल्डिंग थोड़ा रेन को रेजिस्ट कर देगा, ठीक है, तो आने से रोक देगा, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए ये जो हम रेन गेज बैठाएंगे, कौन सी एरिया में रेन गेज बढ़ाएंगे उसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम देखेंगे। जिस जगह में हम रेन गेज बैठाएंगे उस जगह का कुछ क्राइटेरिया है, ये 5-6 क्राइटेरिया है, उसको सेटिस्फाई करेंगे तब भी हम उस जगह पे रेन गेज बैठा सकते हैं, तब भी हम उसको एक्चुअल रेनफॉल मेजर कर पाएंगे, ठीक है। कोई जगह पे कोई अगर पेड़ के नीचे रेन गेज बैठा दोगी तो एक्चुअल रेनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ में थोड़ा तो इंटरसेप्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा बहुत सारी। इसीलिए जिस जगह पे हम रेन गेज बैठाएंगे उसको ये सारा कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो उसे कहता है फॉर सेटिंग रेन गेज द फॉलोइंग कंसीडरेशन आर इंपॉर्टेंट। पहले कंडीशन है द ग्राउंड सर्फेस शुड बी ओपन लेवल
एंड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल के सरफेस। जो रेन गेज बैठाएंगे वो हॉरिजॉन्टल रहना जरूरी है, और रेन गेज के आसपास एरिया में खुला एरिया होना चाहिए, और रेन गेज जो जिस सरफेस में बैठाएंगे वो लेवल सरफेस होना चाहिए। अगर स्लोपिंग होगा तो वो काम नहीं आएगा, ठीक है। स्लोपिंग, अगर किसी एरिया में स्लोपिंग आ जाएगा तो उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट भेजना होगा, ठीक है। तो जनरली हम स्लोपिंग एरिया में नहीं बैठाते, हम जनरली हॉरिजॉन्टल सरफेस में बैठाते हैं, और आसपास का एरिया में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि पेड़ वगैरह, ये कोई किसी का घर, ये नहीं होना चाहिए, ओपन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली हिल टॉप और हिल स्लोप इज नॉट सुइटेबल फॉर प्लेसिंग ए रेन गेज, ठीक है। एंड द गेज शुड बी ट्रूली वर्टिकल। ये जो हम रेन गेज बैठाएंगे वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बैठाएंगे, ये वर्टिकल रहना जरूरी है। ये अगर इंक्लाइन रहेगा तो भी वो एक्चुअल जो रेनफॉल है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए पूरा का जो रेन गेज है वो वर्टिकल होना, स्ट्रिक्टली वर्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगर एक रेन गेज वर्टिकल हुआ कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम? किसी के पास कुछ आइडिया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम वर्टिकलिटी चेक कर पाएंगे? बबल ट्यूब से सर। बबल ट्यूब से वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टली लेवल हुआ कि नहीं वो बबल ट्यूब से चेक करते हैं। हाँ सर, तो वो हॉरिजॉन्टल भी रख लेंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं पता चलेगा? हाँ नहीं, इससे नहीं पता चलेगा। प्लम्ब का नाम सुना है कभी? किसका सर? प्लम्ब हाँ सर, हाँ। प्लम्ब का क्या काम है सर? वो उसमें जब सर कंपास को वो करते थे सर लेवल, तब वो किया था यूज। हाँ, प्लम्ब का मेन काम है वो वर्टिकलिटी मेंटेन करना, ठीक है। इसीलिए तुम देखो जो मेसनरी जो देवाल, घर पे जो देवाल बनाता है ना, जो मेसनरी काम होता है, ठीक है, ब्रिक का, तो ब्रिक में देखो ब्रिक का मिस्त्री के पास वो प्लम्बर रहता है, तो उसी से चेक करता है वो प्यूरली वर्टिकल हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अगर रेनबो वर्टिकली प्लेस हुआ कि नहीं उसको चेक करने के लिए प्लम्बर यूज करोगे, ठीक है। तो ये होगा पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी सेट इन नियर द ग्राउंड। ये ग्राउंड सरफेस के आसपास, ग्राउंड सरफेस में बैठना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 5 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठा दो, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठा दो, ऐसे नहीं है। ग्राउंड के आसपास में, ग्राउंड सरफेस में बैठाना चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड सरफेस क्यों बैठाना चाहिए? क्यों ग्राउंड सरफेस में टू रिड्यूस द विंड इफेक्ट। अगर ये 5 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठा दोगे तो उसमें विंड बहुत तेजी से फ्लो होता है, ऊपर में विंड बहुत तेजी से फ्लो होता है, ठीक है। तो वो अगर विंड ज़्यादा तेजी से फ्लो होगा तो वो पूरा का पूरा रेनफॉल को, एक्चुअल रेनफॉल कलेक्ट नहीं कर पाएगा रेन गेज। इसलिए विंड इफेक्ट को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम रेन गेज को बैठाएंगे नियर टू ग्राउंड सर्फेस, ठीक है। और एक बात है, ग्राउंड सर्फेस के नियर तो बैठाएंगे, ऐसे भी नहीं बैठाएंगे जो फ्लड हो जाएगा। फ्लड जो अगर पानी जम जाएगा तो ये जो रेन गेज है वो फ्लडिंग ना हो जाए, ठीक है। अगर पानी के जो इतना ज्यादा बारिश हो गया, जो रेन गेज भी वो पानी के नीचे चला गया तो वो भी नहीं है। तो थोड़ा हाइट में बनाना है, ठीक है। 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, ग्राउंड सर्फेस के 10 सेंटीमीटर ऊपर बैठाओगे या 20 सेंटीमीटर ऊपर बैठाओगे, ठीक है। नियर टू ग्राउंड सर्फेस होना चाहिए। यह दूसरी कंडीशन। आफ्टर दैट मेजर इट मस्ट बी सराउंडेड बाय ओपन फेंस्ड एरिया एटलीस्ट 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर। ये इतना एरिया ओपन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट इतने स्क्वायर मीटर एरिया ओपन होना चाहिए रेन गेज के आसपास में, ठीक है। एंड द साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। जिस साइड में हम रेन गेज बैठाएंगे उस साइड थोड़ा इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे कि रेनफॉल का डाटा हम कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे जगह पे हम रेन गेज बैठा दिया जिसमें कोई जा ही नहीं सकते, ठीक है, इनएक्सेसिबल एरिया है, तो इनएक्सेसिबल एरिया में हम तब उसको बैठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। अगर रीडिंग नहीं ले पाएंगे तो उसको बैठाने का क्या फायदा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्ट नियर टू इंस्ट्रूमेंट इन ए रेडियस ऑफ 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर रेन गेज को सेंटर करके उसके 30 मीटर रेडियस का जो सर्कल है उसी के आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चौथा कंडीशन है। उसके बाद द साइट शुड बी अवे फ्रॉम द कंटिन्यूअस एंड बॉडी विंड फोर्सेस। हम अगर जिस एरिया में ज्यादा विंड फोर्स ज्यादा आएगा उस एरिया को हम अवॉइड करेंगे, उसमें हम रेन गेज नहीं बैठाएंगे, ठीक है।
ये जो चौथा फिगर है 30 मीटर का रेडियस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये हर टाइम सेटिस्फाई नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, तो अब अगर अगर कोई किसी साइट में ऐसे देख रहा है कि हम 30 मीटर का रेडियस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पेशल कंसिडरेशन करेंगे कि जो रेन गेज को कोई उसी ऑब्स्ट्रक्शन से 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टेंस में बैठाएंगे। ठीक है, मान लो 30 मीटर रेडियस में कोई पेड़ आ गया, तो पेड़ का जितना हाइट है उसका 2 टाइम डिस्टेंस में हम रेन गेज बैठाएंगे। ठीक है, मान लो 10 मीटर कोई ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट है, कोई पेड़ का हाइट 10 मीटर है, तब अब जो पेड़ से 20 मीटर डिस्टेंस में हम उस रेन गेज को बैठाएंगे, ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्पेशल कंसिडरेशन में हम करेंगे, लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, 30 मीटर रेडियस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ हो, कोई किसी का घर हो, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओपन सरफेस होना चाहिए, तब भी वो एक्चुअल रेनफॉल को मेजर कर पाएगा। क्लियर? ये है मेजरमेंट, ये लोकेशन के लिए अगर रेनफॉल प्लेस करने का कुछ कंडीशन है, ये ध्यान में रखकर उसके बाद ही रेन गेज को हम एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि तो इससे ऑलरेडी ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ठीक है, ये है अगर मान लो कोई किसी एरिया में विंड आ रहा है, ठीक है, विंड को हम अवॉइड नहीं करेंगे, तब विंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक विंड शील्ड हम एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे रेन गेज के आसपास। ठीक है, जैसे करके विंड का जो इफेक्ट है रेनफॉल का ऊपर वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है, विंड शील्ड कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप का विंड शील्ड, ये विंड शील्ड है। ठीक है, तो विंड का ऊपर हो जाएगा, रेनफॉल को इतना सारा इफेक्ट आवाज क्रैक हो गई सर। हाँ, क्रैक हो रहा है आप फिर से? ठीक है, तो अब ठीक हो गए सर। ठीक हो गया ना? ओके, अब देखते हैं अगर मान लो कोई स्लोपिंग सरफेस आ गया। ठीक है, तो स्लोपिंग सरफेस में तो ये हम स्लोपिंग सरफेस को अगर कोई साइड में अवॉइड ही नहीं कर पाएगा कि हर जगह पे स्लोपिंग सरफेस आ रहा है, तब स्लोपिंग सरफेस के हम रेन गेज बैठाने के लिए ऐसे बैठाएंगे जैसे करके ऊपर का जो सरफेस है वो ये जो ऊपर का सरफेस है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, ये स्लोप का पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तब भी वो एक्चुअल रेनफॉल को कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, ये मान लो ये जो रेन गेज है, मान लो ये एक स्लोपिंग सरफेस है, इसके ऊपर एक रेन गेज बैठा दिया, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो अब ये ऊपर का ओपन एरिया नहीं लेंगे, ये ग्राउंड सरफेस का पहला जो एरिया है ये दूसरी एरिया है, ये क्या ये आसपास का आएगा, आवाज क्रैक हो रही है सर, बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी का? सर ये वाला दोबारा समझा दो। ठीक है, ठीक है, ये वाला नहीं है वर्टिकल जो आपने करवाया था, क्योंकि वॉइस क्रैक हो गई थी आपकी। ठीक है, तो ये जो मान लो कोई स्लोप में बैठना नहीं पड़ रहा है, वॉइस क्रैक हो रही है सर। हां, क्या वॉइस क्रैक? इतना प्रॉब्लम कर रहा है? 1 घंटा हो जाने के बाद ना यही सब होता है, क्रैक आ जाता है, नहीं तो 1 घंटा सही चलता है। आप क्लियर आ रहा है? हाँ, Clear? आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो मान लो ये जो फिर खराब हो गई सर। हो गया आजकल लग रहा है सब हो गया। खराब हो जाती है सर, जैसे आप समझाने जाते हो आवाज क्रैक हो जाती है। यस सर, ये थोड़ा लोड, इसीलिए सर 1 घंटे पढ़ाया करो। समझाना शुरू करते क्रैक करता है। अच्छा सर आप ये भी चाहता कि मत पढ़ाओ इससे ज्यादा। यस सर, एक घंटे पढ़ाया करो, ज्यादा हो जाता है। देखो ये समझा देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। तो ये देखो, ये अगर मान लो कोई
ना, तो उसमें आना, तो स्टार्टिंग इसको डेट के कैलकुलेट करके भूल जाओ को एरिया से कैलकुलेट करके, तो रेन कितना रेनफॉल हुआ है उसका डेट मालूम पता चलेगा। तो वो जो एरिया है वो एरिया हम सिलेंडर का एरिया नहीं लेंगे, उस एरिया को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके उसके बाद उस एरिया को लेंगे, क्योंकि आपका स्लोपिंग में बैठा हुआ है, तो इसीलिए अगर स्लोप एंगल थीटा होगा तब तो उस एरिया को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके जितना एरिया आएगा उसी से हम डिवाइड करेंगे, तब हम रेनफॉल एक्चुअल रेनफॉल डेप्थ मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक नहीं हुआ था क्योंकि शुरुआत में वॉइस क्रैक हो गई थी सर, थोड़ा सा अच्छा, मैं एक बार बता देता हूँ। एरिया निकालने के बारे में आपने बताया ना सर। एरिया पहले क्या, रेनफॉल डेप्थ कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल एरिया है ना। हाँ, इनटू में कर देते हैं वॉल्यूम को एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, तभी तो हम डेप्थ कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल कंडीशन में है। अगर हम किसी रेन के स्लोप में बैठेंगे तो अब यह क्या करेंगे, तो उस एरिया के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यह है स्लोप कुछ नहीं, क्योंकि अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रेंजेस में एक्चुअल रेनफॉल को प्रेडिक्ट कर पाएगा, एक्चुअल रेनफॉल को शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये है और कुछ मतलब सर cos थीटा इनटू में रेडियस कर देंगे, तो cos थीटा इनटू cos एरिया, थीटा इनटू रेडियस का स्क्वायर, एरिया निकालने के लिए इसका। हाँ, एरिया निकाले, cos थीटा इनटू रेडियस, cos थीटा इनटू रेडियस करेंगे, उसका स्क्वायर रेडियस निकाल, ओके, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखते हैं रेनफॉल मेजरमेंट का प्रोसीड्यूर क्या है। ये जो जितने सारा हम प्रोसीड्यूर बता रहे हैं उसका थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया, थोड़ा देख लेते हैं। पहले कोई किसी जगह पे मान लो कोई तुम्हें काम दिया है रेनफॉल मेजर करो, तो तुम पहले क्या करोगे, पहले हो गया वॉइस क्रैक हो रही है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सर। आज के लिए रहने दो, काफी है। अच्छा ठीक है, चलो आज यही है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो सर आप बाउंस करना। ओके सर, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल से ना यस सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है सर रहने तो समझ आएगा नहीं, कहाँ पे उड़ाओगे। ठीक है, बोलो। प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए सर, मैंने बात करी थी वेडनेसडे को आपसे। अच्छा, हाँ सुनो, तुम ये करो, कोई नेक्स्ट को तुम कॉलेज तो आते हो ना, तो कौन सी टाइम में तुम फ्री रहते हो? यस सर। तुम मुझे एक टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकली सर बोलो कौन सी टाइम में फ्री होते हो तुम? तो सर आप बता दीजिए, उस टाइम पे आ जाएंगे सर, हम 10 बजे आ जाते हैं सुबह। नहीं, एक काम करो, 12 से 1 होगा वेडनेसडे को 12 से 1 टाइम होगा। अगले वेडनेसडे को एग्जाम है सर, एग्जाम है। नहीं, सबका नहीं, कोई एक स्टूडेंट है और उसका वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट करेगा, उसी को बारे में करेगा, सबको जरूरत नहीं है। सर हमारा एग्जाम है वेडनेसडे को, कौन सी 12 एग्जाम? बजे से। 12 से यार, 12 बजे चले जाना तुम। कौन सी एग्जाम है? कौन सी सर सीएमए का। अच्छा, ये सर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एक काम अकाउंटिंग। करो, ट्यूसडे को आ सकते हो? ट्यूसडे, मंगलवार को हाँ सर आ सकते हो? जाएंगे। तो मंगलवार को हाँ सर 12 से 1, 12 से 1, ठीक है, 12 PM से 1 PM, 12 से 1 मैं डिस्कस कर लूंगा। तो तुम जितना भी तुम्हारा वाटर सप्लाई का जितने भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो आ जाना, मैं समझा दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तुम्हारा नाम क्या ठीक है है? सर, ठीक है। तुम्हारा नाम पता नहीं, क्या है तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम पूछा नहीं सर राजेश। राजेश है ना? ठीक है। सर राजेश। अच्छा ठीक है, तो राजेश तुम जो तुम्हारे जो ग्रुप में जो जितने भी स्टूडेंट हैं सबको लेकर तुम मंगलवार को 12 बजे आ जाना, मैं ऑटोकैड लैब में मिलूंगा, मुझे एक बार बोल देना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलो थैंक यू।